हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फिर वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। और आज मैं आपको जो चैप्टर दे रहा हूं उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और इसको लिखा है नेल्सन रोलाला मंडेला। और ये जो नेल्सन मंडेला साहब थे ये एक फ्रीडम फाइटर थे। इन्होंने अफ्रीका में मूवमेंट चलाया था। वहाँ पर एक अपार्थीड नाम की एक चलता था, एक मूवमेंट चलता था जिसमें गोरे कालों में बहुत ही डिफरेंस बताया जाता था। और मंडेला साहब इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थे। वो ये चाहते थे कि यहाँ पर गोरे और काले का जो भेदभाव है वो किसी तरह का ना हो। गोरे कालों के ऊपर इस तरह से रूल करते थे कि ना उनको सरकारी नौकरी में कोई जगह मिलती थी, ना वो बेचारे किसी पॉलिटिक्स में भाग ले सकते थे, ना कहीं पर किसी अच्छी जगह पार्टिसिपेट कर सकते थे। यानी कि बहुत छुआछूत की राजनीति थी वहाँ पर। इसलिए नेल्सन मंडेला ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाया और वो चाहते थे कि हम सब लोग एक हो, यहाँ पर गोरे और काले की किस तरह की टेंशन ना हो। यहाँ देखिए आपकी बुक आपके सामने है, यहाँ लिखा है बिफोर यू रीड, अपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अपार्थीड एक वहाँ पर प्रथा चल रही थी। अपार्थीड दो तरह के लोग जो गोरे और काले दोनों अंग्रेज थे, लेकिन दोनों के ख्यालात अपने अलग अलग थे। कहते हैं सब लोग, दोनों लोग अपने अपनी तरह से काम करते थे, लेकिन काले बेचारे बहुत दबे हुए रहते थे। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो एंड सच हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? वन नॉर्थ अमेरिका, सेकेंड साउथ अफ्रीका, थर्ड ऑस्ट्रेलिया। क्या आप कह सकते हो कि ये जो तीन कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनका भी पॉलिटिकल सिस्टम जो था वैसा ही था जैसे यहाँ पर था? यहाँ पर दूसरा कॉलम देखिए, कहते हैं हैव यू हेard द नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है, यानी उनका नाम आपने जाना है? एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंड ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थीड। अपार्थीड जो वहाँ पर मूवमेंट चल रहा था गोरे काले का, उसके खिलाफ नेल्सन मंडेला साहब की पार्टी जो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने इनके खिलाफ आंदोलन किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years इन प्रिजन, जबकि फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। पूरे 30 साल तक मंडेला साहब ने अपने आप को कैद में रखा, यानी कि वो कैदी बनकर रहे। और फाइनली क्या होता है, 1994 में इलेक्शन होता है और उसमें मंडेला साहब को विक्ट्री मिलती है और वो बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन। उस देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, चुने गए। आगे देखिए, कहते हैं in this contract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speak about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? Check your guess with the news item from the BBC of 10th May 1994. देखिए, ये नेल्सन मंडेला साहब का जो मूवमेंट था, तो उस मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने ये जो चैप्टर दिया है वो एक ऑटोबायोग्राफी की तरह दिया है। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है द लाइफ ऑफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन हिमसेल्फ। जो आदमी अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखता है उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, बट वो हिस्ट्री उसी के हाथ से लिखी गई हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि काफ़ी समय से ये युद्ध चल रहा था, यानी कि फ्रीडम फाइटर का जो रोल अदा कर रहे थे मंडेला साहब, ये काफ़ी टाइम हो गया था और आखिर में उनके पास वो मौका आ गया
कि वो इलेक्ट हो गए प्रेसिडेंट, और बीबीसी ने 10 मई 1994 10 मई 1994 में उनको एज ए प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। आगे देखिए, मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साहब पहले प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए गए। यहाँ देखिए, कहते हैं नेल्सन मंडेला इज बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज ऑफ वाइट रूल। 3 सेंचुरी के बाद, जिसके ऊपर वाइट अंग्रेज का जो शासन चल रहा था, उसके बाद नेल्सन मंडेला को इलेक्ट किया गया। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनकी पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको ANC कहा जाता है, 152 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि इनकी 400 सीट में से 252 सीट नेल्सन मंडेला की पार्टी को मिले। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे यानी एम्फीथिएटर कहते हैं खुला हुआ जो थिएटर है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये बहुत शॉर्ट ब्रीफिंग है, इसको आप पढ़िए। और मैं अभी आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ बुक की तरफ। कहते हैं, मैंने आपको ब्रीफिंग करी दी, यहाँ पर भी थोड़ा वही बता रहे हैं कि 10th में dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly busied by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. कहते हैं आखिर में 10th में आ ही गया, और वो 10th में ब्राइट एंड क्लियर बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा दिन था, बहुत खूबसूरत दिन था। और कुछ ही दिन में इतनी खुशी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा कि यहाँ पर एक खुशहाली की लहर दौड़ गई है। और आखिर में 10th में आ गए, और आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर इंटरनेशनल लीडर इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 10th में वो दिन था कि जब मंडेला साहब जीते थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ever of international leaders on South Africa soil. साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल लीडर इकट्ठा हुए थे, और वो भी सेरेमनी में इकट्ठा हुए थे। ये बहुत बड़ी बात साउथ अफ्रीका के लिए थी, जबकि यही लीडर बहुत दूरी बना के रखते थे साउथ अफ्रीका से। जब यहाँ पर पूरी तरह से अपार्थाइड वाला जो मैटर चल रहा था, गोरे कालों को जो भेद चल रहा था, तो वो ये सब नेता उनसे दूरी बना के रखते थे। लेकिन अब उसी धरती पर ये आए हुए हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली एंड स्टोन एम्फीथिएटर फाउंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक शहर का नाम है जहाँ पर ये एम्फीथिएटर है, बहुत बड़ा, ये एक तरह से ओपन हॉल है, और वहाँ पर सेरेमनी का प्रोग्राम रखा गया। और इस बिल्डिंग का नाम है यूनियन बिल्डिंग्स, ठीक है। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। सुपरमेसी मतलब वो अपार्थाइड, यानी गोरे गांव, गोरे काले का जो भेद था, वो कई दसियों, डिकेड का मतलब 10 साल, और यहाँ डिकेड दे रहा है, दसियों साल तक चलता रहा। और आखिर में वो वक्त आ गया कि सब मिलजुल कर काम करने की पोजीशन में आ गए। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मंडेला साहब की खुशी का ठिकाना नहीं है। यहाँ पर जो रेनबो जो वर्ड दिया गया है, वो इसलिए दिया गया है कि यहाँ पर अपार्थाइड चलता था, गोरे कालों का सिर्फ भेदभाव चलता, दो ही तरह के रंग मिलते थे, गोरा और काला। लेकिन यहाँ पर रेनबो कहा गया, रेनबो इसलिए कहा गया है कि इस सेरेमनी के अंदर गोरे और काले के अलावा भी कई रंग के लोग शामिल हुए, यानी सांवले कलर के भी थे, कम ब्लैक भी थे, कम वाइट भी थे, इस तरह से सारे लोग इसमें शामिल हुए। तो मंडेला साहब खुशी में कहते हैं कि रेनबो इट इज लुकिंग जस्ट लाइक रेनबो। आगे देखिए, कहते हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर
ज़ेनानी ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब स्टेज। मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. To the assembled guests and the watching world I said. देखिए यहाँ पर कहते हैं ऑटम जो वर्ड होता है वो पतझड़ होता है। पतझड़ जो होता है वो बरसात के बाद आता है और ये महीना है मई का, मई का महीना, और मई में पतझड़ होता नहीं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि सीज़न ऐसा होता है कि मई के महीने में पतझड़ जैसा होता है। तो कहते हैं क्या बढ़िया मौसम था, पतझड़ जैसा पतझड़ था और मैं बहुत खुश था, अपनी बेटी ज़ेनानी के साथ में था और मैं उस स्टेज में था कि सबसे पहले क्या हुआ, क्योंकि सेरेमनी हो रही थी, शपथ ग्रहण समारोह तरह से आप कह सकते हैं कि सबसे पहले डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली गई और उसके बाद जब मेरा वक्त आया तो मैंने क्या किया कि मैंने आई प्लेज टू ओबे, मैंने हर उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जो कानून के अंदर होता है। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो वहाँ के कानून थे, जो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन थे, मैंने उसके हिसाब से सारा काम किया और ये मैंने एक कसम ली। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड द पीपल, और ये भी मैंने वायदा किया और अपने दिल में ठान लिया कि मैं अपने यहाँ के जो पब्लिक है, यहाँ के जो लोग हैं, बिल्कुल उनके ही तरह चलूँगा और ईमानदारी चलूँगा। इस शपथ ग्रहण समारोह में बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, वो सब देख रहे थे। बाद में कहते हैं आई सेड, मैं कहता हूँ टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर, कन्फर का मतलब यानी देना, ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी out of the experience of an extraordinary human disaster that lasts too long, must be born a society of which all humanity will be proud. कहते आज मुझे बहुत खुशी है इतने लोगों को देखकर, बहुत ही खुशी है, और कोई भी इंसान होता है उसको बर्थ से किसी तरह की खुशी नहीं मिलती है, ना ही उसको गम मिलता है। लेकिन आज जो मुझे खुशी मिल रही है और इतनी बड़ी सोसाइटी जो मुझे देख रही है और सोसाइटी को जो खुशी मिल रही है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है और इन लोगों की खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी है, मुझे घमंड है इन लोगों के ऊपर। बहुत मेहनत के बाद नेल्सन मंडेला साहब इस मुकाम पर आए थे कि उनको खुशी करने का इजहार मौका मिला, जबकि बेचारे बहुत परेशानी उन्होंने उठाई है। आगे देखिए कह रहे हैं वी हु वेयर आउटलॉस नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Outlaws जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है, outlaws, इसका मतलब रेफर टू दोज कंट्रीज विच हैड सेवर्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड के टाइम पे क्या होता है, जब गोरे कालों का जब भेदभाव था तो वहाँ कोई आना पसंद नहीं करता था, ना किस तरह का किसी से कोई लेन देन था। लेकिन आज वही सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, काफ़ी टाइम के बाद सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मुझे बहुत खुशी है और मुझे उनको होस्ट करते हुए कि वो हमारे यहाँ के आज मेहमान हैं, दुनिया देख रही है, मुझे सबसे बड़ी खुशी है। और सब उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन गेस्ट का, जो गेस्ट बहुत दूर से यानी इंटरनेशनल गेस्ट हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और आज हमारे साथ
कदम भी बढ़ा रहे हैं और इंसानियत को इज्जत भी दे रहे हैं। आगे कहते हैं वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमानिसिपेशन। इसका मतलब होता है, इमानिसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। वी प्लेज आवरसेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation, suffering, gender and other discrimination। हम जो यहाँ पर सब लोग हैं, हम लोगों ने फ्रीडम के ऊपर जीत पाई है। जो हमारा जो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो सिर्फ इस चीज़ का कि आज हमने जो हमारे साथ में वो भारतीय वाली चीज़ें चलती हैं उसके ऊपर हमने जीत पाई है। और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हमारी जो लिबर्टी है ये इसी तरह से अब कंटिन्यू रहेगी और पॉवर्टी का इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। डिप्रेशन स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, और जो पहले इस तरह से जो होता था कि हमें किसी तरह कोई हक नहीं था काम करने का या जॉब करने का, अब वो सारी चीज़ें भी नहीं रहेंगी, हमारे सामने कोई परेशानी नहीं होगी। और जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारे पास पहले जो लिंग का जो भेदभाव था कि ये गोरा है या काला है, वो कुछ नहीं होगा। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी that this beautiful land will again experience the operations of one by another। अब हल्के हल्के ये ज़मीन जो कभी परेशान रहते थे, यानी हम लोग जो कभी परेशान रहते थे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन कहते अब कभी नहीं, कभी भी नहीं, इस प्यारी ज़मीन के ऊपर कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं होगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। सूरज भी घमंड करेगा इस धरती के ऊपर निकलते हुए। लेट्स फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। हमें आज़ादी मिल गई, भगवान करे, खुदा करे कि ये हमारे ऊपर आज़ादी बरकरार रहे, किसी की भी बुरी नज़र ना लगे। आगे कहते हैं अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी आर लिफ्टेड आवर आइज इन आ एज ए स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीका जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। कहते हैं आ का मतलब यहाँ पर है AWE। आ का मतलब होता है सरप्राइज। कुछ ही पलों में, ये देखिए सेरेमनी चल रहा है, ध्यान रखिएगा, कुछ ही पलों में हमें बहुत ही शॉक्ड हुआ, बहुत सरप्राइज हुआ कि हमने देखा कि एज ए स्पेक्टिकुलर एरे का मतलब होता है एन इम्प्रेसिव डिस्प्ले, कि बहुत ही अजीब गरीब चीज़ें हमें दिखाई देने लगी साउथ अफ्रीका में। क्या चीज़ें दिखाई देने लगी? जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड ट्रूप्स कैरीज रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर हमें बहुत सारे हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देने लगे, जेट्स दिखाई देने लगे, और बहुत सारी टुकड़ियाँ जो लड़ाकू लोग जो होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो सब हमें ऊपर दिखाई देने लगे। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन का मतलब होता है एक्यूरेसी एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। जब आज़ादी मिलती है तो फिर सारी आज़ादी मिल जाती है, हम कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या काम करते हैं, ये इसलिए हम पूरे आज़ाद होते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जो हमें सब कुछ ऊपर दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल सही था और इस चीज़ की हमें ज़रूरत थी, हमें पूरी तरह से आज़ादी चाहिए थी, जो आज़ादी हमें मिल गई। ओनली मोमेंट बिफोर, केवल एक पल के लिए, द हाईएस्ट जनरल ऑफ द साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बैड चेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स
फ्रॉम डे गॉन बाय सैल्यूटेड मी एंड प्लेस्ड देयर लॉयली। देखिए क्या होता है कि जब कोई सेरेमनी होती है, जब शपथ ग्रहण समारोह होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट को वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से सलामी देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊपर जहाज़ भी उड़ रहे थे, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। और हमने फिर देखा कि अफ्रीकन डिफेंस जो फोर्स थी और जो पुलिस थी, जिनके सीने पर एक रिबन लगा हुआ था और कुछ मेडल्स लगे हुए थे, और इन सब के बाद वो उन्होंने क्या किया कि न्यू इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट थे मंडेला साहब, उनको वो सैल्यूट कर रहे थे, सलामी दे रहे थे। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूट बट अरेस्टेड मी। अब देखिए क्या होता है, जब आदमी का वक्त अच्छा नहीं होता है तो उसको लोग बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते हैं, उसको कोई रिगार्ड पे नहीं करता है। तो जब ये लोग मंडेला साहब को सैल्यूट कर रहे हैं, ऊपर जहाज़ भी उड़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स भी हैं, कई तरह की ट्रूप्स टुकड़ियां हैं जो उनको सैल्यूट कर रही हैं, तो मंडेला साहब यहाँ पर बिल्कुल माइंड नहीं कर रहे हैं। कि माइंड क्या नहीं कर रहे हैं, माइंड ये नहीं कर रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो पहले कभी मुझे सलामी ना देकर मुझे अरेस्ट करते थे, मुझे टॉर्चर करते थे, लेकिन वो बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। फाइनली ए चेवरॉन, चेवरॉन का मतलब होता है जिगजैग पैटर्न इन शेप ऑफ वी, यानी ऊपर जो चलिए सेंटेंस पहले पूरा कर लेता हूँ। फाइनली ए चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अगर आपने साउथ अफ्रीका का फ्लैग देखा होगा तो उसमें जो कलर्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और जिगजैग पैटर्न, ये चेवरॉन जो है इसका मतलब होता है आ जिगजैग पैटर्न इन शेप ऑफ वी, यानी जो सलामी जो उनको जेट दे रहे थे उससे पहले एक था, फिर उसके पीछे दो थे, फिर तीन थे, फिर चार थे, इस तरह से वो बिल्कुल वी के शेप में बने हुए थे। और वो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, क्योंकि जो इनके फ्लैग में जो कलर्स होते उस हिसाब से वो अलग अलग स्मोक निकाल रहे थे, यानी धुआं निकाल रहे थे। तो पीछे ऐसा लग रहा था जैसे फ्लैग तैयार हो रहा है, तो वो सीन भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जब वहाँ पर दो टुकड़ी थी, एक गोरे काले का जो भेद था, तो जाहिर सी बात है कि जो वहाँ पर नेशनल एंथम होगा उनका, वो गोरों का ही होगा, कालों का नहीं होगा। अब चूँकि नेल्सन मंडेला यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, उन्होंने ये जंग जीत ली है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं, द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम। यहाँ पर ये एक नेशनल एंथम की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर दो नेशनल एंथम की बात कर रहे हैं। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, जो पहले चलता कोसी सिकलेले अफ्रीका एंड ब्लैक शाइनिंग डाइस टीम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। पहले का एंथम की एक लाइन मैंने आपको पढ़ के सुनाई। पहले का एंथम ये थी, ऑल्दो दे हैड नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइज्ड। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो पहले वाला चलता था, डिस्पाइज का मतलब होता है यहाँ पर डिसलाइक करना, या हैड ए वेरी लो ओपिनियन ऑफ, यानी उसको हाँ लेट गो किया कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने, बल्कि उन्होंने क्या किया कि उसमें कोई कमी नहीं आने दी। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, और उन्होंने हर चीज़ की दिल से इज्जत की। वन डे, आगे देखिए कहते हैं, वन डे ऑफ द इनॉग्रेशन, sorry, on the day of the inauguration I was overwhelmed with the sense of history।
ओवरवेल्म का मतलब होता है मन ही मन गुदगुदाना, यानी जब खुशी होती है तो कोई भी आप देखिए वीवीआईपी जो इंसान होता है या घर का कोई बड़ा इंसान है और अगर उसको बहुत ही खुशी है तो दिल ही दिल वो कूदता है, लेकिन वो अपने आपको शो नहीं कर पाता, तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि हाँ ये दिल ही दिल बहुत खुश है, उसको कहते हैं ओवरवेल्म्ड। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन के दिन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा मैं बहुत खुश था। इन द फर्स्ट डिकेड of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer, Anglo-Boer का मतलब होता है इंग्लिश यानी काले और गोरों की जो लड़ाई थी, यानी इंग्लिश और अफ्रीकन की जो लड़ाई थी उसको कहते हैं एंग्लो-बोर। एंग्लो-बोर war and before my own birth, the white skinned people of South Africa patched up their defenses and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. यहाँ कह रहे हैं कि इनॉग्रेशन टाइम पे मैं बहुत खुश था और मैंने फर्स्ट डिकेड का मतलब होता है कि ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के फर्स्ट डिकेड का मतलब 1900 to 1910, यानी 1910 के बारे में बात कर रहे हैं वो। तो कहते हैं कि फर्स्ट डिकेड में क्या होता है कि अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोर, कुछ साल पहले ये एंग्लो-बोर का भी युद्ध हमारे यहाँ चल रहा था, लेकिन ये जब था जब मैं पैदा नहीं होता, मेरे बर्थ से कुछ पहले, कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक युद्ध और था जिसका नाम था एंग्लो-बोर। ठीक है। द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, इनका भी वही काम था, इन्होंने पूरी तरह से पैचअप कर रखा था और हम लोगों में काफ़ी भेदभाव था। एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land, ये वही जगह है जहाँ पर जो अब युद्ध चल रहा है। इस पे एक पहले भी ऐसा युद्ध हुआ था कि यहाँ पर गोरे और कालों की बहुत तगड़ी आप कंट्रोवर्सी काफ़ी थी। द स्ट्रक्चर they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known, दुनिया ने कभी भी ऐसा युद्ध कहीं नहीं देखा है। Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognize the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जब मेरे पैदा होने से पहले जो युद्ध चल रहा था एंग्लो-बोर वाला, तो उस वक्त भी यही माहौल बना हुआ था, लेकिन अब क्या होता है यहाँ पर कि अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर बदल गया है। और बदल क्या गया है कि अब यहाँ पर इनह्यूमन सी चीज़ें आ गई हैं, सोसाइटीज़ जो है वो भी पूरी बदल गई हैं। दुनिया ने कभी ऐसा देखा नहीं कि इस तरह का भी यहाँ पर कुछ हो सकता है। और लास्ट डिकेड का मतलब होता है, लास्ट डिकेड क्या होता है, 1900 से लेकर 2000 के बीच में 100 साल में क्या होता है कि जब मैं 80 का था, मंडेला साहब कहते हैं कि जब मैं 80s का था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश की और बदलाव हुआ। एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स, और बदलाव क्या हुआ कि अब यहाँ पर हर बंदे को राइट मिलेगा, उसका हक मिलेगा और उसकी आज़ादी मिलेगी रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और जो पहले ये एक भेद चल रहा था कि कालों को इज्जत मत दो या उनको किसी चीज़ में मत रखो, वो सारी चीज़ें अब बदल चुकी हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, कई लोगों ने इसमें सेक्रीफाइस किया है।
वो यहाँ पर इमेजिनेशन उनके अंदर आ रही है कि पहले कई लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। और सेक्रीफाइस करने में उन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, उस चीज़ को हम सिर्फ याद कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों को अब हम वापस नहीं ला सकते, जबकि उनकी भी ज़रूरत थी, उनको भी ये चीज़ चाहिए थी जो आज मैं देख रहा हूँ। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots. Patriots का मतलब होता है कि who loves the country, जिनको अपने देश से बहुत प्यार होता है। Who had gone before me, कहते हैं ऐसे भी लोग जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने की कोशिश की, अपने देश से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो आज हमारे बीच में नहीं है, यानी कि उनका स्वर्गवास हो चुका है। That long and noble line ended and now began again with me. कहते हैं ये मेरे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वो लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं और हमें आज आज़ादी मिली है, जिससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। I was pained that I was not able to thank them. मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है कहते हुए कि मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कहने के लिए। एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइस हैड रॉट। रॉट का मतलब होता है डन या अचीव्ड। मुझे थैंक्स कहने में तकलीफ़ हो रही है, जबकि वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ बहुत ही सैक्रिफाइस किए हैं, बहुत उन्होंने परेशानियाँ उठाई हैं। आगे कहते हैं द पॉलिसी of apartheid created a deep and lasting bond in my country and my people. जो अपार्थीड जो मूवमेंट चल रहा था ना गोरे और कालों का, उसने बहुत सारे लोगों को चोट पहुंचाई है, बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। All of us will spend many years if not generations recovering from the profound का मतलब होता है डीप एंड स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है, प्रोफाउंड हार्ट। कहते हैं हमारे लोगों को जो आज के बीच में नहीं है, उनको बहुत तकलीफ़ अपार्थाइड की वजह से हुई है, उन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटली हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट इट produced the Oliver Thomas, the Walter Sissolas, the Chief Luthilus, the Yunus Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Sobwas of the time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like many never to be known again. कहते हैं कि इन लोगों ने बहुत तकलीफ़ उठाई, लेकिन जो इन्होंने काम किया और काम करने के बाद इनको जो कामयाबी हमारे ज़रिए से जो आज मिली है, ये कहीं ना कहीं खुश होंगे। जो इन्होंने नाम दिए हैं ये सारे लोग फाइटर रहे हैं, इनके साथ में थे, लेकिन आज वो उनके साथ में नहीं हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ करेक्टर। ये सारी चीज़ें, इनकी तकलीफ़ों से ये हमें एक अच्छे चीज़ का पता लगता है कि ये लोग बहुत पॉजिटिवली चलते थे और अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जम्स दैट लाई बेनेथ इट्स सॉइल। कहते हैं जबकि हमारा देश जो है यहाँ पर उसकी हीरों की वो हैं, खेत हैं, खदाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो जो लोहे के ज़रिए जो पत्थर के जो हीरे जो हमें मिलते हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा कीमती यहाँ के लोग हैं जिन्होंने बहुत हिम्मत से लड़ाई लड़ी है और विक्ट्री ली है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट वॉज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड ट्यूअर देन द पुरुष डायमंड। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि उन हीरों से कहीं ज़्यादा कीमती
लोग हैं यहाँ के जो हमारे देश में रहते हैं। देयर इज नो मीनिंग ऑफ एपाथीट, ये कोई मीनिंग यहाँ पर एपाथीट का नहीं है, गोरे हों या काले हों सब हमारे लिए अच्छे हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल that I learned the meaning of courage. Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing a strength of resilience that डिफाइज द इमेजिनेशन। देखिए रेजिलेंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू डील विद हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। कोई चीज़ हमारे पास से कम हो जाए उसको रिकवर कर लेना। और यहाँ पर जो पहली लाइन में कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल जो वर्ड दिया है इसका मतलब होता है कि वो दोस्त जो लड़ाई के वक्त में हमारे साथ थे, फ्रेंड्स हु वर विद स्ट्रगल टाइम। कहते हैं कि ऐसे लोग जो हमारे साथ लड़ाई के वक्त में थे, जिन्होंने हमारे आंदोलन में हमारा साथ दिया, उनके सब के बारे में आज मुझे सब बातें याद आती हैं। और वक्त निकल गया लेकिन वो लोग आज भी मेरे लिए आइडियल हैं। आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लिव फॉर आइडिया। कैसे कैसे लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ पर बिताते थे। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। लोग ऐसे भी थे कि आगे कदम बढ़ाते थे और लोगों को टॉर्चर भी करते थे, अपनी ताकत भी दिखाते थे और अपनी सारी चीज़ों को जो खो गई हैं उसको रिकवर भी करते थे। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, ये एक सोच थी। आई अर्न द करेज दैट वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास हिम्मत नहीं है, हम उनसे लड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि कभी भी नेगेटिव से नेगेटिव को नहीं जीता जा सकता, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। आपको अगर बुराई पे जीत हासिल करनी है तो अच्छाई से जीत हासिल कीजिए, ये सबसे बड़ी चीज़ है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजंट फील अफ्रेड बट ही हु कंकर्स द फियर। वो आदमी बहादुर नहीं होता है जो किसी को मार दे या पछाड़ दे और उसके बाद जीत हासिल कर ले, नहीं। बहादुर वो होता है जो नेगेटिव के ऊपर जीत ले, कंकर्स दैट फियर, यानी कि डर के ऊपर जीत हासिल करे, दैट इज द रियल सोल्जर। आगे कहते हैं नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन। कोई आदमी बर्थ से नफरत करने वाला नहीं होता, यानी जैसे ही बच्चा पैदा हो तो वो किसी से नफरत नहीं करता है, ना उसको ये पता होता है कि स्किन काली है या गोरी है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। कहते हैं जब हम दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं, बड़े होते हैं तो हम एक दूसरे से नफरत करना सिखाते हैं। तो अगर हम नफरत करना किसी को सिखा सकते हैं तो आगे कहते हैं पीपल मस्ट लर्न टू हेट दे कैन थॉट टू लव फॉर लव कम्स मोर नेचुरली। कहते हैं क्यों नहीं फिर हम एक दूसरे से प्यार करना सिखाएं, जबकि ये नेचुरल चीज़ है। जैसे आप देखिए बच्चा है, अगर कोई पैदा होता है, अगर आप उसके थप्पड़ मार दें तो वो आपको रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप उसको स्माइलिंग देंगे तो वो स्माइलिंग आपको देगा। यानी नेचुरल चीज़ है कि आपको प्यार से प्यार मिलेगा। और हम आज की डेट में इसका बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। इवन इन द ग्रीमेस्ट का मतलब होता है टफेस्ट, बहुत मुश्किल से। ग्रीमेस्ट टाइम इन द प्रिजन व्हेन माय कॉमरेड्स एंड वाई पुश टू आवर लिमिट्स। कहते हैं जब मैं जेल में था, जब मैं जेल में था तो मैंने बहुत परेशानी उठाई, लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया क्योंकि मैं कैद में बंद था और मेरे साथ बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे। आई वुड सी द ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। लेकिन वो क्या कहते हैं
कि जब मेरे ऊपर वहाँ सख्ती होती थी तो मैं कभी कभी एक्सपेक्ट करता था कि जो कम से कम जो ये गार्ड लोग खड़े हैं इनमें से कोई हमदर्दी दिखाए, और जब वो हमदर्दी दिखाते थे तो मुझे उनसे एक सबक भी मिलता था और बहुत हिम्मत भी मिलती थी। बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, और उनके इस स्माइलिंग से मुझे सबक मिलता था और एक हिम्मत भी मिलती थी। जैसे हम कह सकते हैं कि आप अगर कोई आपको मतलब स्माइलिंग दे रहा है तो वहाँ पर हिम्मत मिली, थोड़ा सा आपके अंदर जज्बा पैदा हो जाता है। तो एक इंग्लिश में कहावत है, और ड्राइंग मैन कैच एट स्ट्रॉ, यानी कि डूबते को तिनके का सहारा। जो बेचारा एक तो कैदी ऊपर से टॉर्चर कर रहे हैं, तो लेकिन अगर कोई उसको एक गार्ड भी सिंपैथी दे रहा है तो उसको बहुत मज़ा आता था। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। आदमी की जो अच्छाई होती है, आदमी के अंदर जो अच्छाई होती है, उसको आप छिपा तो सकते हैं लेकिन दबा नहीं सकते, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्वेन ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटी। ऑब्लिगेशंस टू माई फैमिली। हर आदमी की ज़िंदगी में दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, दो ड्यूटी होती हैं, दो कर्तव्य होते हैं। टू हिज पेरेंट्स, पहला उसके पेरेंट्स के लिए, और टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और दूसरा उसकी फैमिली के लिए, यानी वाइफ और चिल्ड्रन के लिए, राइट। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, इन इस कंट्री। लेकिन यहाँ पर ऑब्लिगेशन बता रहे हैं कि इनकी ऑब्लिगेशन जो है यहाँ के लोगों के लिए है, उसकी अपनी कम्युनिटी के लिए है और अपने देश के लिए है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर ये सारी ऑब्लिगेशंस आप दे रहे हैं तो बच्चों के लिए ऑब्लिगेशंस आपके लिए कम पड़ जाएंगी। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसीज और बिहेवियर एंड एबिलिटीज। कहते हैं कि अगर आप ऑब्लिगेशंस अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए अगर आप दे रहे हैं तो बच्चों के लिए ऑब्लिगेशंस आपकी कम पड़ जाएंगी, 101% कम पड़ जाएंगी। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। लेकिन मैं अपने देश वासियों के लिए, जो हमारे अफ्रीका के लोग हैं, उनके लिए अपनी ऑब्लिगेशन को किसी भी तरह से कम नहीं होने दूंगा बल्कि फुलफिल करूंगा। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर, कहते हैं इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर। देखिए यहाँ पर ए मैन ऑफ कलर का मतलब होता है कलर इज नॉट वाइट, कि आदमी का कलर वाइट नहीं है और कोई दूसरा कलर हो सकता है। यहाँ पर ए मैन ऑफ कलर का मतलब यही है। कहते हैं कि ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्ट टू लाइव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते हैं कि पहले क्या होता था कि जो ए मैन ऑफ कलर होते थे, जिनका कलर वाइट नहीं होता था, वो भी बेचारे जब यहाँ काम करते थे तो उनको पनिश किया जाता था। क्यों पनिश किया जाता था? कि यहाँ काले गोरों का भेद था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life of part, a twilight existence of secrecy and rebellion। कहते हैं जो इस तरह के लोग होते थे जो पूरी तरह से वाइट नहीं होते थे, जब वो कोई अपना काम करते थे तो उनको भी पनिश किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर इस तरह नहीं था कि आप आज़ाद रहो, कोई भी काम कर सकते हो। और ये आगे कहते हैं इनविटेबली का मतलब होता है अनएवॉइडेबल। कोई अगर उन्होंने काम शुरू किया तो उनको अवॉइड किया जाता था, मतलब किसी तरह से उनको कोऑपरेट नहीं किया जाता था, उनको फोर्सिबली मतलब इस तरह से हैरेस किया जाता है कि वो काम को ना कर सके। आई डिडंट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। कहते हैं कि यहाँ पर लोग इस तरह से करते थे, तो जब मैंने अपना ऑब्लिगेशन देना शुरू की तो यहाँ पर मैं अपनी भी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से फैमिली के साथ में नहीं निभा पाता था।
लेकिन ये मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, और जब मैंने अच्छा काम शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी का बेटा भी हूँ, किसी का फादर भी हूँ, किसी का भाई भी हूँ। तो इन्होंने कई ऑब्लिगेशन अपने लिए जोड़ी। आई फाउंड that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, brother, father and husband, और किसी का पति भी हूँ, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छी स्टोरी है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। कहते जब मैं पैदा हुआ था, जब मैं, ये ऑटोबायोग्राफी ध्यान रखिएगा, ये जो नेल्सन मंडेला साहब हैं ये ऑटोबायोग्राफी अपनी पूरी दे रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी के मतलब कि वो चीज़ जो आपके ऊपर हुई है और आप खुद उसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ादी के लिए भूखा नहीं था, यानी जब मैं पैदा हुआ मैं पूरी तरह से नहीं चाह रहा था पूरी आज़ादी मिले, कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। आई वॉज बॉर्न फ्री, लेकिन जब मैं पैदा हुआ तो मैं आज़ाद था, पूरी तरह आज़ाद। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता होता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। कहते हैं मैं हर तरह से आज़ाद था, हर रास्ते पे जा सकता था, कहीं भी खा सकता था, कुछ भी कर सकता था, मैं आज़ाद था। क्यों? क्योंकि मैं छोटा था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट। जो मेरे घर के पास में जो सड़कें थी मैं वहाँ पर भी आज़ादी से दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। कहते हैं जो हमारे पास में एक छोटा सा पूल था, मैं वहाँ पर स्विम कर सकता था, तैर सकता था, जो मेरे गांव में था। फ्री टू रोस्ट मेलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोट बैक ऑफ स्लो मूविंग बर्ड्स। मैं किसी भी बैल के ऊपर चढ़ के सवारी कर सकता था। मेलीज का मतलब होता है जो खान पान वहाँ का होता है, वो उसको रोस्ट करके मैं खा भी सकता था। मैं किसी तरह से किसी से बंधा हुआ नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं चाइल्ड था, बच्चा था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर। मैं जितना हो सकता था अपने पापा की बात को मानता था। एंड एबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ द ट्राइब। और जो हमारे ट्राइब में जो सारी चीज़ें होती थी मैं उनको फॉलो करता। आई वॉज नॉट ट्रूबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मैं बिल्कुल परेशान नहीं था किसी भी कानून से, चाहे वो आदमी का हो चाहे भगवान का बनाया हुआ हो। क्यों? क्योंकि मैं बच्चा था। I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion का मतलब होता है something that appears to be real but is not. कुछ चीज़ ऐसी होती है जो रियल दिखाई देती है लेकिन रियल होती नहीं है। कहते हैं जब मैंने सीखना शुरू किया, मेरा बचपना जब होने लगा, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, तो जो चीज़ मैं कर रहा था वो रियल में आज़ादी नहीं थी। जैसे बताया ऊपर कि मैं दौड़ भी सकता था, मैं बुल के ऊपर, बैल के ऊपर बैठ के सवारी भी कर सकता था, खाना भी खा सकता, मेलीस किसी तरह का रोस्ट मेलीस खाना खा सकता था। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे ऐसा लगा कि वो रियल में आज़ादी नहीं थी। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये रियल में आज़ादी नहीं थी जो मैं कर रहा था। That I began to hunger for it. अब मैंने आज़ादी के लिए कदम बढ़ाया। यहाँ हंगर का मतलब भूख है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि आज़ादी की उनको भूख थी। At first as a student I wanted freedom only for myself. पढ़ते थे ये तो एज ए स्टूडेंट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि मुझे एज ए स्टूडेंट पूरी तरह से आज़ादी चाहिए। द ट्रांजिटरी का मतलब नॉट परमानेंट, ट्रांजिटिव फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट द नाइट। मैं रात में कहीं पर भी बैठूं, किसी से क्या मतलब है, मुझे इस तरह की पहले आज़ादी मिलना चाहिए। रीड व्हाट आई प्लीज, मुझे कोई भी किताब ऐसी पढ़नी है जिससे मुझे खुशी मिले। एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं जहाँ चाहूँ वहाँ चला जाऊँ, ये सब मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए, ये सोच रहे हैं। लेटर बाद में क्या होता है, एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग एक जगह का नाम है जो साउथ अफ्रीका में है, बहुत अच्छा शहर है। आई एर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली।
आज़ादी से मतलब और निकाल रहे हैं यहाँ पर कि मैं जितना चाहूँ कमाऊँ, जितना चाहूँ खाऊँ, जो पैसा मैं अपनी जेब में रखूँ, फिर मन मर्जी से मैं शादी करूँ, फैमिली अपनी जैसे चाहूँ वैसे रहूँ। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, कहते हैं लेकिन ये जो फ्रीडम है ये रियल फ्रीडम नहीं है, ये आउट ऑफ रूल है। अगर रूल के हिसाब से आप कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज द रियल फ्रीडम। बट वेन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री, जब हल्के हल्के मैं देखता चला गया, मैं जज करता चला गया कि ये आज़ादी नहीं है, बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वे आर नॉट फ्री, और मैंने ये भी देखा कि ना मेरी भाई फ्री है ना मेरी बहन फ्री है। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड। कर्टेल्ड का मतलब होता है रिड्यूस्ड, यानी कम करना, या रिस्ट्रिक्टेड। कहते हैं ये मेरी आज़ादी नहीं है, बल्कि क्या होता है ये मेरी आज़ादी पे क्वेश्चन मार्क है, मेरी आज़ादी इससे कम हो रही है। बट लेकिन द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन जिस तरह से आज़ादी लोगों को चाहिए थी मैंने वही काम किया। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम, और मुझे हंगर सी यानी भूख सी हो गई थी रियल आज़ादी के लिए। बिकेम द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, जो वहाँ के लोग थे उनके लिए मेरी भूख और बढ़ गई कि इनको रियल में आज़ादी चाहिए ही है, और जो मैं दिलाकर रहूँगा। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लाइव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट animated of my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-living man to live like a monk। आज़ादी हमें मिल नहीं रही है, जगह जगह प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमसे लोग दूर जा रहे हैं, जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है, और आदमी जो इज़्ज़त चाहता है उसको इज़्ज़त नहीं मिल रही है। तो आदमी क्या करेगा, आदमी खामोश हो जाता है। मौन का मतलब बिल्कुल खामोश हो जाता है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. मैं ज़्यादा वर्चुअस नहीं रहा, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, जो दूसरे लोग यहाँ पर मंडेला साहब बताते हैं कि जो दूसरे लोगों ने सेक्रीफाइस किया है उस हिसाब से मैं सेक्रीफाइस नहीं किया हूँ। वो लोग बहुत ही गरीब थे, आज़ादी के लिए लड़ते थे, आज़ादी चाहते थे। मैंने तो सिर्फ उनको एक रास्ता दिखाया और उन लोगों ने मेहनत की, और आज हमें ये मुकाम मिल गया है, और आज हमें उनकी भी बहुत याद आ रही है। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। देखिए, दो लोग होते हैं, एक होता है जुल्म करने वाला और एक होता है जुल्म सहने वाला। आज़ादी न जुल्म करने वाले के पास होती है और न जुल्म सहने वाले के पास होती है, यानी दोनों आज़ाद नहीं हैं, कोई कुछ भी समझे। आज़ादी का मतलब होता है कि सामने वाला, जैसे गोरे लोग काले लोगों को नज़दीक नहीं आने देते थे, तो गोरे लोगों के पास भी आज़ादी नहीं थी, और काले लोग आज़ादी चाहते थे तो उनको आज़ादी मिलती नहीं थी, तो आज़ाद कोई नहीं था। वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि ऑपरेसर या ऑपरेस्ड जो किए जा रहे हैं दोनों के पास आज़ादी नहीं है। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred.
मुझे पूरा भरोसा है और मैं ये जानता हूँ कि जो लोग इस तरह के होते हैं, किसी की आज़ादी छीनते हैं, वो भी गलती पर होते हैं और उनसे भी गलतियाँ होती हैं। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस। प्रिजुडाइस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न, यानी कि किसी भी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो जो लोग दूसरे की आज़ादी से चिढ़ते हैं वो भी सही नहीं होते हैं। एंड नैरो माइंडेडनेस, और उनका दिमाग बहुत छोटा होता है, इतने छोटे दिमाग से काम नहीं करना चाहिए। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। बिल्कुल सही है कि अगर मैं भी अपनी आज़ादी को आज़ादी नहीं मानता हूँ अगर मेरे यहाँ के लोग आज़ाद नहीं हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। मुझे पूरा पता है कि मैं जब तक आज़ाद नहीं हूँ, जब तक मेरे पास आज़ादी नहीं है और जब तक मुझसे आज़ादी ली नहीं गई है, मैं समझूंगा कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। टू ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों इंसानियत के ऊपर दाग हैं और ये दोनों एक तरह से दोनों की आज़ादी को लूटते हैं। इसलिए मेरा मानना यह है कि बोथ आर रॉन्ग। और ये था हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट शेयर, लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। इसी साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया।